नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी। आज मैं आपकी पाठ्यक्रम में आपका जो फिफ्थ पेपर है बेटा वो ले रही हूँ। फिफ्थ पेपर में यानी वॉइस कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ म्यूज़िक, ये जो आपका पेपर है इसमें आपके सेकेंड यूनिट का टॉपिक है ललित कलाओं में संगीत का स्थान। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर के मुख्यतः 3 लक्षण स्वीकार किए गए हैं: सत, चित्त और आनंद। और मनुष्य को देखा जाए तो इसी सूक्ष्म सत्ता यानी जो ईश्वर है उसका व्यक्त रूप जो है माना जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य का भी जो जीवन है वो 3 बातों पर मुख्यतः आधारित होता है। पहला ज्ञान, दूसरा भावना, तीसरा क्रिया। इसमें हम देखते हैं कि ज्ञान का संबंध जो है वो सत्य से, तो क्रिया का चित्त से तथा भावना का आनंद से। अतः परमात्मा के अनुरूप ही मानव जीवन में इन तीन तत्वों की प्रमुखता रहती है। मानव जीवन से संबंधित विभिन्न विषय जो हैं वो देखा जाए तो इन 3 प्रवृत्तियों से ही मुख्यतः प्रेरित रहते हैं। जैसे ज्ञान की प्रवृत्ति से विज्ञान, तो दर्शन की क्रिया की प्रवृत्ति से धर्म एवं व्यवसाय को, इसी प्रकार भावना की प्रवृत्ति से संगीत व अन्य कलाओं की प्रवृत्ति जो है मानी गई है। अर्थ यद्यपि हम देखते हैं कि विज्ञान, व्यवसाय व कला, इन तीनों का संबंध मानव जीवन से बहुत गहरा है, तथापि इन तीनों जो लक्ष्य हैं वो परस्पर बहुत भिन्न हैं। उनमें बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। जहां हम देखते हैं कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य की तरफ है, यानी वो सत्य का, उसका जो लक्ष्य है वो सत्य की खोज है। तो व्यवसाय का शिवम और कला का जो है वो सुंदरम। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि इनमें से कोई भी विषय यदि अपने लक्ष्य को भूलकर वो दूसरे के लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करने लगता है तो वो निश्चय ही अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण उसकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाएगी और जीवन में भी विकृति आ जाएगी। जैसे उदाहरणार्थ हम देखें कि एक वैज्ञानिक वो किसी सुंदर पुष्प के टुकड़े टुकड़े करके उसके मूल तत्वों की जानकारी कर ले, वहाँ तक तो वो ठीक है, लेकिन वो इसके बजाय वो इस तरह से ये ना करके बल्कि वो उसके सौंदर्य से अभिभूत हो जाए और उसका गुणगान करने लगे, तो वो उसका जो मूल तत्व है वो तो नष्ट हो जाएगा कि वो वैज्ञानिक तो नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो सौंदर्य से अभिभूत, वो तो एक मात्र कवि बन के रह जाएगा। इसी प्रकार एक ये हम देखते हैं कि एक शिव का दूसरा जो एक रक्षक है यानी कल्याण वाला जो है न्यायाधीश है, वो अपने लक्ष्य को छोड़ के किसी अभियुक्ता नारी की तरफ, उसके सौंदर्य की तरफ आश्रित हो जाए और वो उसके अपना निर्णय ही बदल दे, तो वह भी अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सौंदर्य के स्थान में भी कलाकार यदि अपने मूल लक्ष्य को भूल जाए और सत्यम या शिवम की ओर आकर्षित हो जाए तो वह कला के स्थान पर अपनी कला को दर्शन या नीति शास्त्र का रूप दे देगा। अतः जीवन की सफलता हम देखते हैं कि सारांश यह है कि जीवन की सफलता इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य में और उपयोगिता दे। हम देखते हैं मानव जो है एक भावनाशील प्राणी है। अनेक प्रकार की भावनाएं, नृत्य हम देखते हैं कि उसके मन में जो है चलती रहती हैं। उसके साथ साथ उसमें हम देखते हैं उसके अनेक मानस में उसके भावनाएं समाहित रहती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, दोष आदि भावों को वो व्यक्ति अनुभव करता है। भावों की अनुभूति के साथ ही जब हम देखते हैं कि वो उसमें विचारों की शक्ति भी रहती है, वह विवेकशील प्राणी भी है। भावों और विचारों की अनुभूति के साथ साथ मानव स्वभाव जो है कि ये विशेषता है कि वो अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। सिर्फ वो अपने विचार और ये सिर्फ महसूस ही नहीं करता बल्कि उन भावों की अभिव्यक्ति भी करना चाहता है। तो मनुष्य अपने मानस में उद्वेलित भावों को अभिव्यक्त किए बगैर नहीं रह सकता। अपने सुख दुख, हर्ष, विवाद सभी को व्यक्त करके ही वो संतुष्ट होता है। मानव की यह
मानसिक क्रिया हम देखते हैं कि उतनी ही प्राचीन है जितनी की है सृष्टि। मनुष्य के अचेतन मन पर उसके चतुर्विक मतलब वातावरण के चित्र जो है अनजाने में बनते रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ का जब एक मनुष्य जब रहता है तो उसका वातावरण उस पर असर डालता है और उन सब का प्रभाव उसके जाने अनजाने उसके पड़ता रहता है, और इस कारण उसके मानस में अनेक अनेक चित्र अनजाने में बनते रहते हैं, और मनुष्य उनको मूर्त रूप देने के प्रयास तभी से करता आया है। उसकी अभिव्यक्ति की यह क्रिया जो है वास्तव में उसके लिए बहुत संतोषदायक रही होगी, और शनै शनै अभिव्यक्ति की विधियों का भी हमने देखा कि इसी प्रकार उसकी विधियां जो हैं वो अलग अलग बाहुल्य उनका बढ़ता जा रहा होगा, इस प्रकार ये माना जा सकता है। और हम कहा जा सकता है कि मानव मन की अंकित भावनाओं की विविध विधियों का नाम ही कला है, यानी अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति देता है उसी को हम कला का रूप मान सकते हैं। इसलिए मैत्रेय शनत जी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। कलाकार जो है वो कला की अभिव्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए ही करता है। मन में जो भाव कलाकार के उत्पन्न होते हैं उन्हें मानव विभिन्न साधनों द्वारा मुक्त रूप प्रदान करता है, जैसे शब्द, पत्थर, मिट्टी और प्रारंभ मतलब इस प्रकार मानते हैं। इस प्रकार जो हम देखते हैं वो निसर्ग का जो अनुकरण करना ही कला है। इस प्रकार अनेकों लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हीगल के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य को ही ईश्वरीय सौंदर्य का आभास कहा है, और कला को उसी आभास की पुनरावृत्ति उन्होंने माना है। तो फ्रायड के अनुसार कला के माध्यम से अनेक मनोरोग दूर किए जा सकते हैं। तो प्लेटो के अनुसार कला एक सत्य की अनुकृति है और प्रकृति का अनुकरण ही जो है कला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब अरस्तु की परिभाषा से हम ये देखते हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे मानव का मानसिक स्तर ऊंचा होता गया, सोचने विचार की शक्ति बदलती गई, वैसे वैसे कला का स्वरूप भी बदला और कला को विस्तृत में एक विस्तृत दृष्टिकोण आने लगा। आर्ट इज एक्सप्रेशन, ये भाव मुख्य रूप से कला का माना गया है। कला जो है देखते हैं कि एक सार्वभौमिक है, अतः इसकी परिभाषा में सही मान्यता करना कठिन है। विभिन्न समयों में इसकी परिभाषा में भी हम देखते हैं कि परिवर्तन होता रहा। क्रोचे ने ये कहा कि आर्ट इज इंट्यूशन, यानी अंतःप्रेरणा है। कला कलाकार की भावनाओं का सुव्यवस्थित एवं विकसित रूप है, ऐसा कुछ विद्वान ने कला की परिभाषा देते हुए कहा। कुछ के अनुसार ये है, जैसे टैगोर जी ने कहा है कि आर्ट इज़ अ विंडो थ्रू किसी व्यक्ति ने मतलब किसी विद्वान ने परिभाषा दी कि आर्ट इज़ विंडो थ्रू विच वी सी द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से उसे लोगों ने परिभाषित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न समय में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और कलाओं के दो वर्ग किए गए हैं। हम देखते हैं मुख्य रूप से, एक है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला में वे सब कलाएं आती हैं जिनका संबंध हमारे जीवन से घनिष्ठ होता है, यानी जो हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध रखती हैं वो उपयोगी कलाएं, अर्थात जो जीवन के नित्य उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे बड़ेगिरी, सुनारगिरी, ये चमड़े का काम वगैरह, इस तरह का जो ये काम किया जाता है, ये कलाएं जो हैं ये उपयोगी कलाएं हैं। और कलाओं का जो सबसे उत्तम रूप माना जाता है वो है ललित कलाएं, जिसको कि अंग्रेजी में फाइन आर्ट्स कहा जाता है। ललित कला अर्थात वे कलाएं जिनकी सुंदरता, मौलिकता एवं सजीता से दर्शक या श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाए, वो ललित कलाओं की श्रेणी में आती है। ललित कलाओं में वे कलाएं आती हैं जिनका हमारे दैनिक व व्यवहारिक जीवन में इतना घनिष्ठ संबंध उनका नहीं होता जितना कि हमारे मानसिक और लोकोत्तर जीवन से वो संबंधित होती हैं। ये ललित कलाएं जो होती हैं अवकाश के क्षण में हमारे जीवन को अनुप्रेरित करती हैं और कुछ समय के लिए हमें एक ऐसे आनंद की अनुभूति कराती हैं जिसे कि ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ललित कलाओं का वर्गीकरण जो है उसमें मुख्यतः 5 प्रकार की जो है ललित कलाएं मानी गई हैं। पहली
वास्तुकला, दूसरी मूर्तिकला, तीसरी साहित्य, चौथे संगीत, पांचवा चित्रकला। यानी वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला और संगीत। ये 5 जो है कलाएं मुख्यतः जो है ललित कलाएं मानी गई हैं। तो आज हमने इस पर चर्चा करी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो 5 ललित कलाएं हैं वो किस तरह की हैं, और फिर संगीत में का जो है इन ललित कलाओं में सर्वोच्च स्थान किस प्रकार है, ये बात करेंगे। थैंक यू।